हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विद्यालय पाठ्यक्रम में विषयों को लेने व निकालने के मानदंड, क्राइटेरिया ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट एरिया फ्रॉम द स्कूल करिकुलम। पाठ्यक्रम विद्यालयों के सभी शैक्षणिक और अशैक्षणिक कार्यक्रम का आधार बिंदु होता है। इस विषय में हम एक परिभाषा देखेंगे जो कि रेमंड महोदय ने लिखी है। ये परिभाषा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पाठ्यक्रम एक समुदाय के आदर्शों और आकांक्षाओं की बाहरी आकृति या अभिव्यक्ति है, उन व्यापक रेखाओं की नहीं जिन्हें अनुदेशन द्वारा अपने विद्यार्थियों को उपयुक्त मानसिक भोजन प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों के विचारों की विभिन्नता के अनुसार अनुपालित किया जाता है। इस परिभाषा का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम एक समुदाय के आदर्शों और आकांक्षाओं की बाह्य अभिव्यक्ति है, क्योंकि जैसा वे चाहते हैं उसी की वह अभिव्यक्ति है, उन व्यापक रेखाओं की नहीं जिन्हें अनुदेशन द्वारा अपने विद्यार्थियों को उपयुक्त मानसिक भोजन प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों के विचारों की विभिन्नता के अनुसार अनुपालित किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किन्हीं विशेषज्ञों के द्वारा उनके विचारों की विभिन्नता के अनुसार अनुपालित किया जाता हो। पाठ्यक्रम के विषय में बताना चाहूंगी कि पाठ्यक्रम किसी भी विद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षक और शिक्षार्थी दिशाहीन से लगते हैं। जैसे कि एक नाव है मान लीजिए, और उसमें पतवार नहीं है, वह किसी भी दिशा में हवा में हिले दिखाती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर जब दिशा नहीं होगी तो उसका कोई उद्देश्य जो निर्धारित किया गया है वह पूर्ण होगा ही नहीं। यदि पाठ्यक्रम का नियोजन उचित ढंग से नहीं किया जाता है तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति दुष्कर हो जाती है। आधुनिक युग में पाठ्यक्रम एक व्यापक धारणा बन चुकी है, जिसमें विद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया के साथ साथ विद्यालय के बाहरी अनुभवों को भी सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम से शैक्षिक प्रक्रिया पूर्ण तथा सार्थक बनती है, परंतु समय के बदलाव के साथ साथ इसमें कमियां भी दृष्टिगोचर होने लगती हैं। समय समय पर पाठ्यक्रम में आए दोषों को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम विकास का सहारा लिया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण एवं विकास करना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम निर्माण के दौरान ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि पाठ्यक्रम शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। इसीलिए पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे जाएं, कौन से नहीं रखे जाएं, ये ध्यान रखना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक पाठ्यक्रम से ही शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास की कल्पना की जा सकती है। पाठ्यक्रम निर्माण के समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि किस प्रकार आधुनिक युग के ज्ञान रूपी अथाह सागर में से परिस्थितियों के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चयन किया जाए ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। ध्रुव एकल महोदय ने इस विषय में कहा है कि शिक्षा प्रक्रिया के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के निश्चित हो जाने के पश्चात अगला कदम स्पष्ट रूप से साधनों और उपायों का है। उसमें से पाठ्यक्रम सबसे पहले ध्यान देने की मांग करता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से सामाजिक जीवन की भी झलक मिलती है। आधुनिक पाठ्यक्रम अध्ययन योजना और विषय विशेष संबंधित न होकर विभिन्न क्रियाओं और अनुभवों का निचोड़, जिसमें सफल सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है। पैट्रिक महोदय लिखते हैं कि पाठ्यक्रम को स्कूली जीवन की संज्ञा देते हुए लिखते हैं कि यह पाठ्यक्रम छात्रों का उस सीमा तक जीवन है जिस सीमा तक विद्यालय इसे अच्छा या बुरा मानने का दायित्व स्वीकार करता है। इसीलिए कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कि व्यर्थ में पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को इसकी आवश्यकता नहीं होती है, और कुछ विषय आवश्यक होते हुए भी नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो इसीलिए टॉपिक का चुनाव किया गया है, विद्यालय पाठ्यक्रम में विषयों को लेने व निकालने के मानदंड। अब इसी के पहले हम देख लेते हैं पाठ्यक्रम के 3 पक्ष हैं कौन कौन से, उन पक्षों पर बात करते हैं। 3 फैक्ट्स ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के 3 पक्ष। सबसे पहला है शिक्षा के लक्ष्य, दूसरा है पाठ्यक्रम की प्रक्रिया तथा तीसरा है अंतिम उत्पादों का मूल्यांकन। पाठ्यक्रम विकास उतना सुगम कार्य नहीं है जितना प्रायः इसे समझा जाता है। अब तो ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इतना ही नहीं, पाठ्यक्रम विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है।
ये सदैव एक निर्माणशील और विकासशील अवस्था में होता है या होती है। इसका कारण ये है कि एक बार संरचित और अंतिम रूप ले चुके पाठ्यक्रम में किसी न किसी कारणवश कोई परिवर्तन साथ ही साथ कोई संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। पाठ्यक्रम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है तथा लक्ष्य सदैव समाज की आवश्यकताओं और मांगों पर आधारित होते हैं। तीव्रता से परिवर्तनशील जीवन के इस युग में लोगों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, जीवन शैलियों में परिवर्तन होता रहता है। जीवन की इन परिवर्तनशील परिस्थितियों में एक इस प्रकार के नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है जो समय के अनुकूल तथा उपयुक्त हो। मतलब पाठ्यक्रम के विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। अब इसी के साथ हम देखेंगे पाठ्यक्रम विकास का चयन, स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसके माध्यम से इसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट स्टेप, समुदाय समाज, यानी कि समुदाय समाज राष्ट्र की आवश्यकताओं तथा मांगों की खोज एक अच्छे पाठ्यक्रम के विकास हेतु मानदंड, या कहें पाठ्यक्रम के विकास हेतु समुदाय समाज या राष्ट्र की आवश्यकताओं या मांगों की खोज करना पहला चरण है, प्रथम स्टेप है। नवीनतम उपलब्ध तकनीकों का प्रयोग करके ये कार्य किया जाता है। आईसीटी का प्रयोग निश्चित रूप से आंकड़ों के संग्रह का विश्लेषण में सहायता करता है। अब देखेंगे हम सेकंड स्टेप, यानी कि द्वितीय चरण, उपयुक्त शैक्षिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण। लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं और मांगों के प्रकाश में शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों प्रकार के उद्देश्य अभिलिखित किए जाते हैं। अब हम देखेंगे स्टेप थर्ड या थर्ड स्टेप या तृतीय चरण से बोल सकते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त प्रकार के, यानी कि ठीक प्रकार के जीवन अनुभवों को सूचीबद्ध किया जाता है। वे अधिगम, यानी कि सीखने के अनुभव विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। यह पाठ्यक्रम का प्रमुख भाग है। अब नेक्स्ट देखेंगे चतुर्थ चरण, यानी कि स्टेप फोर्थ, जिससे मानवीय या कहें जिससे मानवीय के साथ साथ अमानवीय संसाधनों की पहचान होती है। संभव और सुविधाजनक प्रकार के अनुभव को अंतिम रूप प्रदान करके उनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। अब देखेंगे हम फिफ्थ चरण, यानी कि पंचम चरण, शिक्षार्थियों को अनुभव प्रदान करने के लिए उपयुक्त नीतियों का निर्धारण किया जाता है ताकि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है तथा ये लागू करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार तैयार किया गया पाठ्यक्रम अंतिम तथा अच्छा होता है। कटु सत्य तो ये है कि एक अच्छा पाठ्यक्रम सदैव संलग्नशील, वृद्धिशील तथा विकासशील होता है ताकि ये एक दिन संपूर्ण, यानी कि परफेक्ट हो जाए। एक बार तैयार किए जा चुके पाठ्यक्रम में भी कमियां खोजने की आवश्यकता होती है। ये कमियां किसी प्रकार की भी हो सकती हैं। कभी कभी हमारे समक्ष ऐसी समस्याएं या बाधाएं आ जाती हैं जो शिक्षार्थियों के विकास मार्ग में आड़े आती हैं, यानी कि बाधा बन जाती हैं। कभी कभी हमें उन उपयुक्त नीतियों के निर्धारण में समस्याएं आती हैं जिनका प्रयोग पुराने अनुभव करते हैं या कहीं शिक्षार्थियों को कक्षा में अनुभव प्रदान करने हेतु किया जाता है, तथा कभी कभी हमें निर्धारित उद्देश्य पुराने जो आउटडेटेड होते हैं अनुभव हो सकते हैं। अतः परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार, पुनर्निरीक्षण और फिर कायाकल्प करना पड़ता है। पाठ्यक्रम निर्माण हेतु जो चरण बताए गए हैं उन्हें हम एक रेखा चित्र द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक रेखा चित्र जिसमें सबसे ऊपर देख रहे हैं शैक्षिक लक्ष्य या उद्देश्य, समुदाय समाज की आवश्यकताएं, संगठन के आसपास या कहें संगठन के पास उपलब्ध संसाधन, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं और शिक्षार्थियों की रुचियां।
तो इन सब पर ध्यान देना होता है, जीवन दर्शन और लोगों की शिक्षा। अब पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न अवस्थाएं जो है इस प्रकार से हैं। जैसे पहला पॉइंट इसमें आता है नियोजन अवस्था, दूसरा है प्रयास अवस्था, तीसरा पॉइंट है लागू अवस्था या लागूकरण अवस्था, और फोर्थ पॉइंट है इसमें मूल्यांकन अवस्था, तथा फिफ्थ पॉइंट है पुनर्निर्माण अवस्था। तो एक एक करके इनके बारे में हम समझेंगे। नियोजन अवस्था जो भी एक तरह से नियोजन इसकी योजना बनाई जाती है, दूसरा प्रयास इसके विषय में प्रयास किया जाता है, लागूकरण अवस्था यानी कि लागू की जाती है, फिर मूल्यांकन किया जाता है और फिर पुनः निर्माण किया जाता है कमियों को देखते हुए। नियोजन अवस्था में संलग्न विभिन्न व्यक्ति हैं, जैसे कि विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ तथा शैक्षिक प्रबंधक। जब पाठ्यक्रम तैयार हो जाता है तो उसे थोड़े से विद्यार्थियों पर लागू किया जाता है तथा उसके अनुसार कुछ संशोधन किए जाते हैं। तत्पश्चात इसे अधिक विद्यार्थियों पर लागू किया जाता है, जो कुछ भी अनुपयुक्त और साथ ही साथ प्रतिकूल लक्षित होता है उसे उपयुक्त विधि से संशोधित भी किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम लागूकरण हेतु जो है तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम को लागू किया जाता है ताकि पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। इस अवस्था में प्रबंधक, शिक्षक तथा शिक्षार्थी पाठ्यक्रम के सार को अनुभव करने योग्य होते हैं। प्रबंधक और शिक्षक पाठ्यक्रम के लाभ तथा हानियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे भी पाठ्यक्रम का प्रयोग करते हैं उन्हें कोई ना कोई कमी मिल जाती है। स्वाभाविक रूप में वे पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए नए नए सुझाव बेहतर रूप से दे सकते हैं। अब पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है और मूल्यांकन किया जाता है, और अगर मूल्यांकन में फिर कमियां होती हैं तो पुनर्निर्माण अवस्था इसकी आ जाती है। आज की इस वीडियो में हमने देखा पाठ्यक्रम के 3 पक्ष और पाठ्यक्रम विकास के चयन की जो है स्टेप्स, और अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी का विषयों का प्रवेश और निष्कासन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट्स। धन्यवाद।